तो आप लोग का फिर से वेलकम है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में, जहां हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस को देख रहे हैं। आपकी 2 क्लासेस को प्रोवाइड ऑलरेडी किया जा चुका है। ये आपका तीसरा क्लासेस है, ठीक है। और को बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी के बेसिस पे हम को लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के बेसिस से लेंगे और पूरा एडवांस पढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है, पूरा एडवांस लेवल पर। यहाँ से तुम किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो, चाहे तुम एसएससी की एग्ज़ाम को टारगेट करो या फिर रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करो। इवन अब तुम पीसीएस की एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट में बहुत ज़्यादा डीप में दिया गया है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस लाजवाब से वीडियो को, ठीक है। तो हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना जितने भी थी उन सभी को देख चुके हैं। तो आज हमारा जो डिस्कस मेनली होने वाला वो होने वाला न्यू टॉपिक के साथ, वो है मुद्रा, मनी, जिसे हम करेंसी भी कहते हैं। मुद्रा को देखो इकोनॉमिक्स में दो चीज़ से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट मनी, सेकंड करेंसी। मुद्रा को या मनी भी कहते हैं और करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें समझेंगे कि मुद्रा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रसार कैसे होता है और उसका नियंत्रण कौन करता है। यानी कि देखो, सिंपल से बोलूँ तो मनी का जो है वो आखिर हम कहते हैं किसे है मुद्रा। आखिर हम किस चीज़ को मुद्रा कह सकते हैं? क्या किसी भी चीज़ को हम मुद्रा कह सकते हैं या किसी भी चीज़ को मुद्रा के रूप में हम उसे प्रचलित कर सकते हैं? तो आखिर क्या होता है मुद्रा, आखिर क्या होता है उनका डेफिनेशन, उन सभी को देखने वाले हैं। वह कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आप खुद सोचो कि हम मुद्रा को एक एक डिवाइड करेंगे कि आखिर कौन कितने कितने प्रकार के मुद्रा होते हैं, उसका प्रसार कैसे होता है। थर्ड में आता है प्रसार का मतलब यहाँ पर कि वह किस तरह से मार्केट में सर्कुलेट होता है। आखिर कौन सी संस्थाएं होती है, आखिर सरकार किस संस्था के माध्यम से इस मुद्रा को छापती है और उसे लोगों के बीच में मार्केट में रेगुलेट करवाती है। तो उन सभी को देखेंगे और उस लास्ट में देखेंगे हम नियंत्रण आखिर मुद्रा पर कौन रखता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अच्छे से डिस्कशन। पहला बात आता है कि आखिर मुद्रा क्या है। हम मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके मन में भी सवाल आएगा कि मुद्रा आखिर है क्या। तो वह वस्तु जो अन्य वस्तु या सेवा खरीदने की क्षमता रखता हो। मतलब अगर आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु है, ठीक है, जिससे कि तुम किसी से कोई भी वस्तु को खरीद सको या फिर सेवा को ही खरीद सको, तो वह वस्तु क्या कहलाता है? वह वस्तु आपका कहलाया जाएगा मुद्रा, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई ए नाम के व्यक्ति है और यहाँ पर कोई बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। बी नाम के व्यक्ति एक सेवा को प्रोवाइड करता है। सेवा क्षेत्र आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आगे इसको अच्छे से डिस्कस करूँगा, बहुत ही डिटेल से, ठीक है। मान लो कि बी किसी प्रकार की सेवा देता है। मान लो यह सेवा में बताऊँ तो ये मतलब पढ़ाने का काम करता है, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। या यह टीचिंग करता है, पढ़ाने का काम करता है, और ए जो है वो पढ़ने का काम करेगा। लेकिन ए के पास क्या अभी मान लो कि मुद्रा के रूप में उसके पास धन नहीं है, ठीक है। तो इनके पास लेकिन कुछ कागज हैं, मान लो शेयर हैं, ठीक है, कुछ कंपनियों के शेयर हैं इनके पास। वो आप बी को कहेगा कि आप मेरा शेयर ले लीजिए और आप अपने कोचिंग में एडमिशन दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर जो इसको दिया और ये जो शेयर लिया, तो ये शेयर बीच का क्या कहलाया गया, या मुद्रा कहलाया गया। मतलब कोई भी वैसा वस्तु होना चाहिए जिसमें ना क्रय यानी कि खरीदने की क्षमता हो किसी चीज़ को, तो वह मुद्रा कहला जाएगा। जो धन के रूप में काम करे, ठीक है। जो संपत्ति भी हो सकती है इसमें। मान लो कि आपको पैसा नहीं, पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़मीन को भी देकर उस चीज़ से खरीद सकते हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ हो सकता है, मतलब दुनिया की वह कोई भी चीज़ जिससे तुम कुछ भी खरीद सको, वह मुद्रा कहलाएगा। यानी कि बस खरीदने की क्षमता होनी चाहिए उस वस्तु में, उसकी कीमत उतना होना चाहिए, ठीक है। यहीं पर देखो, यहाँ पर लिखा है क्रय शक्ति क्षमता हो, यानी खरीदने की क्षमता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी खरीदने की क्षमता से अब हमारा मुद्रा का हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। पहला आता है वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। आखिर क्या था वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी, अगर देखें तो, जिसमें कि ना लोग एक वस्तु को देते थे तो दूसरे वस्तु को लेते थे। यानी कि वस्तुओं का एक्सचेंज हो रहा था, वो भी
पुराने समय में यह मुख्य रूप से हमें पुराने एशियन टाइम या फिर मिडाइवल टाइम में देखने को मिलेगा हमें। बट मॉडर्न टाइम में नहीं, ऐसा कोई मुद्रा नहीं चलती है। मतलब यह बार्टर सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है। इसमें क्या था कि कोई व्यक्ति ए है और यहाँ पर कोई व्यक्ति बी है। मान लीजिए ए किसी चीज़ को बेचता है, मान लीजिए सेब को ही बेच रहा है, सेब की बिक्री कर रहा है, ठीक है। बी आया इसके पास, तो वह क्या करेगा। ये पुराने टाइम की बात हो रही है। ए किसी चीज़ को बेच रहा है, सेब को बेच रहा है, लेकिन बी के पास धन के लिए अभी तक यहाँ पर कोई भी चीज़ को उपयोग नहीं किया है। बी इनसे कहेगा कि मेरे पास संतरा है, ठीक है। ये संतरा को इसको देगा तो यह सेब इससे लेगा, ठीक है। यानी कि दो वस्तुओं का ना यहाँ पर एक्सचेंज होता है। मान लो आप दुकानदार को कहते हो कि आप उनसे जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो उसके बदले में वो आपसे कुछ चीज़ दोगे, तो वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, बार्टर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। यानी कि वस्तु को ही यहाँ पर मुद्रा के रूप में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पण्य मुद्रा, यानी कि कम्बाइंड मनी, ठीक है। पण्य मुद्रा क्या था कि कुछ वस्तुओं को मुद्रा मानकर प्रयोग करते थे। ये भी प्राचीन काल में ही हमें देखने को मिलता है। पण्य मुद्रा में क्या था कि देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली की एक बहुत बड़ी खामी यह थी कि मान लो कि कोई दुकानदार है, उसे वो वस्तु नहीं चाहिए पर वो अपना वस्तु को बेचना भी चाह रहा है, लेकिन उसे वो वस्तु नहीं चाहिए, तो ऐसे में बाध्य हो जाएगा वो वस्तु लेने के लिए। लेकिन पण्य मुद्रा में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने यह स्वीकार किया कि हम कुछ ही वस्तु को मुद्रा मानेंगे, जैसे हम कि सोना, चांदी, ठीक है, या घोड़ा, या भी कि अन्य कोई भी चीज़ जिससे उन लोगों के द्वारा मान्यता दिया गया हो या राजा के द्वारा मान्यता मिला हो, ठीक है। उसमें उस वस्तु को देकर मुद्रा मानकर प्रयोग किया जाता था खरीदने में। जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन समय में सोना एक बहुत बड़ी मुद्रा के रूप में जाना जाता था। दुकानदार के पास आप सोना लेके जाते थे, सोने के सिक्के जिसे हम बोलते हैं, सोने के सिक्के देंगे तो वह दुकानदार उसी के अनुसार आपको सामान देते थे, ठीक है। तो यह कहलाता है पण्य मुद्रा। ये भी प्राचीन समय में हमें देखने को मिलता है। अब इस समय काल आगे बढ़ता है तो इसी समय काल में व्यापारिक वर्ग जो थे, उस समय के प्राचीन काल में व्यापारिक वर्ग जो थे वह धातु मुद्रा को लाते हैं। मतलब धातु मुद्रा की अपने सोने के सिक्के ढालने शुरू करते हैं, चांदी के सिक्के हुए उसे ढालना स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ, प्रारंभ में तो किंग यानी कि राजा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, पर टाइम के साथ राजा इस मुद्रा को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि राजा को भी पता चल गया कि मुद्रा का एक सही रूप इसमें हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम जो मॉडर्न स्टेट है, जितने भी मॉडर्न रूप में जितने भी हम कंट्री देख रहे हैं, स्टेट देख रहे हैं, तो उसकी बाउंड्री के अंदर ना कुछ वस्तु को मनी के रूप में हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे देश में रुपए को यूज़ करते हैं, अमेरिका में डॉलर यूज़ होता है, और जितने भी अलग अलग कंट्री के जितने भी करेंसी हैं उसको यूज करता है, ठीक है। तो घरेलू में विनिमय का क्रय शक्ति क्षमता देता है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। घरेलू बाजार में खरीदे जाने वाली क्रय क्षमता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बराबर नहीं होता है। इसका देखो, इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि रुपए की कीमत जो है भारत के बाजार में, मतलब भारत की सीमा के क्षेत्रों में, मानो भारत में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आप जब इसे इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब इससे व्यापार करने की कोशिश करोगे तो इसका मांग बहुत, मतलब इसकी जो क्षमता है वो बहुत ही कम है, ठीक है, डॉलर के मुकाबले। जबकि डॉलर की क्या है, देखो, डॉलर अमेरिका में भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही प्रकार रहा है कि रुपए जो है वह घरेलू मार्केट में इसकी क्रय शक्ति क्षमता अलग हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी क्रय क्षमता अलग हो सकती है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ध्यान दे देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रत्येक देश की मुद्रा की क्षमता अलग अलग होती है, भले वह घरेलू मार्केट में अलग हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अलग हो सकती है, यानी कि असमान रूप से हमें देखने को मिलता है। जैसे हम अपने भारतीय रुपये के बारे में ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब आता है मुद्रा के प्रकार, यानी कि टाइप्स कितने हैं आखिर मुद्रा के, ठीक है। टाइप्स ऑफ मनी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है मुद्रा, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक मुद्रा और स्वीकार मुद्रा।
अब वास्तविक मुद्रा क्या है, स्वीकार मुद्रा क्या है, उससे हम डिटेल से समझेंगे। उससे पहले इन एक फ्लो को देख लेते हैं। फिर वास्तविक मुद्रा भी आगे जाके दो रूप में विभाजित होती है। एक होती है कागज मुद्रा, दूसरा होता है धातु मुद्रा, पेपर मनी एंड मेटेलिक मनी। ठीक है ना। अब क्या है, धातु मुद्रा भी तीन टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, मानक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा और सहायक मुद्रा। तो वो ये आपको देखने में भले ही लग रहा होगा कि कितना बड़ा अथी है, लेकिन ये कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक ड्राइवर। मान लो एक मुद्रा है, ये दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक मुद्रा और एक होता है स्वीकार मुद्रा। वास्तविक मुद्रा फिर दो प्रकार की, एक कागज के रूप में, एक सिक्का के रूप में। सिक्का भी तीन तरह का होता है, मानक, प्रतीक, सहायक। बहुत सिंपल है, आप इसे 2 से 3 बार अगर लेक्चर को अटेंड करते हो तो आप आसानी से समझ सकते हो। नाउ अब हम लोग समझते हैं वास्तविक मुद्रा क्या होती है, रियल मनी। तो देखिए वास्तविक मुद्रा वो होती है, यानी कि अब मान लो किसी भी देश में है, ठीक है, उसमें प्रचलित रूप से वैधानिक मुद्रा होती है, उसे ही हम रियल मनी कहते हैं। हमारे देश में प्रचलित वैधानिक रूप से कि कौन सा लीगल टेंडर रखता है, वो रखता है रुपए। रुपए को छोड़कर अन्य कोई भी मुद्रा हमारे देश में लीगल टेंडर नहीं रखता है। ठीक है, मुद्रा को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लीगल टेंडर रखे, उसे वैधानिक मुद्रा यानी कि उसे सरकार या संस्था के द्वारा एक वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, मुद्रा जिस मुद्रा को देश क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। मान्यता प्रदान करता है, किस प्रकार की मान्यता प्रदान करता है, तो माध्यम मतलब खरीद बिक्री की। आप रुपये से क्या करोगे, खरीदोगे या बेचोगे, यानी कि क्रय विक्रय का एक माध्यम बनाता है। ठीक है, सरकार या केंद्रीय बैंक, ठीक है, विनिमय का माध्यम बनाता है, सरकार या केंद्रीय बैंक। तो हमारे देश की केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके क्या करती है, रुपए को मान्यता देती है, हमारे लीगल टेंडर बनाती है हमारे देश में कि यह एक वैधानिक मुद्रा है, ये एक रियल मनी है, इसे खरीद बिक्री के लिए यूज किया जा सकता है, यूज किया जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि घरेलू मार्केट में जो हमारा रुपए है उस वह इंटरनेशनल मार्केट में वो दोनों सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा घरेलू मार्केट में जो यूज करते हैं हम अपने देश की करेंसी मनी, क्या है, रुपए। रुपए को अगर आप कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम रुपए को स्वीकार नहीं करते हैं, हम रुपए को नहीं लेंगे खरीद बिक्री में, तो उसे सज़ा भी हो सकती है, स्वीकार ना करने पर सज़ा हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि रुपए को प्राप्त है लीगल टेंडर। ठीक है, वैधानिक दर्जा प्राप्त है इसे सरकार के द्वारा। और सरकार कैसे चलती है, विधि से चलती है। तो आप इनडायरेक्टली आप इस देश की विधि को नहीं मान रहे हो अगर रुपए को स्वीकार नहीं करते हो तो। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि पता है आपको कि रुपए हमारे देश में लीगल टेंडर है जिसे स्वीकार करना अनिवार्य है खरीद बिक्री में। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हम रुपए को स्वीकार नहीं करते, आप किसी और चीज़ की करेंसी लेकर आओ, ये नहीं कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा अब धातु मुद्रा, मेटेलिक करेंसी। आखिर धातु मुद्रा क्या होता है, प्रत्येक वह मुद्रा जिसका निर्माण धातु से हुई हो वह क्या कहलाएगा, धातु मुद्रा कहलाएगा। और धातु मुद्रा हमें ज़्यादातर कब देखने को मिलता है, या प्राचीन टाइम में हमें देखने को मिलता है। प्राचीन काल में जो पुराने राजा होते हैं, आपको पता है कई राजा हुए, मुगल्स हुए, शेरशाह सूरी हुए, जिसने अपने अपने सिक्के चलवाए। ठीक है, अपने अपने सिक्के को प्रचलित किया, कोई लोहा का सिक्का चलवाए तो कोई तांबा का, तो कोई सोने के सिक्के, तो कोई चांदी के सिक्के चलवाए थे। यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी यह देखने को हमें मिलता है कि पुराने समय में जो राजाएं होते थे वह अपने सिक्के चलवाते थे। तो वह सिक्का जो था वह धातु से बना होता है, तो वह धातु से बना हुआ है, तो उस वजह से उसे हम धातु मुद्रा कहते हैं। वर्तमान में भी यह भी बिल्कुल चलता है, आपने 5 रुपए के सिक्के देखे हुए, 1 रुपये के सिक्के देखते हैं। ठीक है, तो धातु मुद्रा हो गया। और यह धातु मुद्रा क्या है, विभिन्न प्रकार के समाजों में इसका मूल्य भिन्न भिन्न रहा। आप विभिन्न प्रकार के समाज से कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के समय काल, जैसे आप मुगल काल में देखोगे तो वहाँ पर जो सोने के सिक्के होते थे उसका मूल्य कुछ और था, लेकिन उसी के पीछे आप जाओगे तो वह उसके पीछे जो राजा थे उसका द्वारा चलाए गए सिक्के का मूल्य कुछ और था। ठीक है,
तो भिन्न भिन्न प्रकार के समय कालों में भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राओं का मूल्य रहा है, हमें यह देखने को मिलता है। अब पहला बात आता है यही धातु मुद्रा का पहला प्रकार है मानक मुद्रा। वह धातु मुद्रा जो अंकित मूल्य उसमें निहित धातु के मूल्य के बराबर हो। यहाँ पर देखो कन्फ्यूज़न होता है बहुत लोगों को, मुझे भी हुआ था जब मैं पहली बार पढ़ा था, लेकिन आपको नहीं होने दूंगा। मानक मुद्रा कहता है कि धातु मुद्रा अंकित मूल्य में जो निहित है उसका मूल्य उसके बराबर। इस परिभाषा को छोड़ो, आप समझो पहले। मान लो मेरे पास 100 रुपये का सिक्का है, ठीक है। ये 100 रुपये का सिक्का है, ये 100 रुपये का सिक्का है। इस पे अंकित क्या है, मतलब लिखा क्या है। अंकित मतलब हो गया कि उस पर लिखा कितना है, 100 रुपया, ठीक है। क्योंकि 100 रुपया लिखा हुआ है तो ये तो पता चल गया ना हमें कि इसका जो मूल्य है वह कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया तो इसका मूल्य हो गया, चलो 100 रुपया। लेकिन आपके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इस सिक्का को गलाया जाए ज़्यादा टेम्परेचर देके। तो आप पहले याद रखना कि इस पर अंकित कितना था, 100 रुपये। अब इस सिक्का को आप गलाते हैं टेम्परेचर से ज़्यादा देकर या किसी भी प्रकार से विभिन्न रसायनों को उपयोग करके इस सिक्का को आप गला दिए। अब गलाकर जो नया चीज़ आप बनाए, मान लो गलाकर कोई नया चीज़ आकृति बनाते हैं, इससे नया चीज़ बनाते हैं, तो उस आकृति को जो आप बेचोगे ना दुकानों में या फिर मार्केट में, तो बेचने पर भी आपको 100 रुपये ही प्राप्त हो। यहाँ भी आपको 100 रुपये मिल रहा था और अंकित भी कितना था, 100 रुपये। जब ये दोनों बराबर हो जाए ना तो वह मुद्रा क्या कहलाती है, मानक मुद्रा कहलाती है। आप नहीं समझोगे, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 100 रुपये का सिक्का है। इस 100 रुपये पर, ठीक है, रुक जाओ एक बार, हाँ, इस 100 रुपये को अगर तुम दुकान में ऐसे चलाने जाओगे तो उसे 100 रुपये का ही सामान मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये इस पर लिखा हुआ है। लेकिन तुम्हारे मन में आया क्यों ना इस सिक्का को गला दिया जाए। अब गला के जो नया चीज़ बनाया हो, नया आकृति बननी मिली है तुम्हें मिलने, उसे जब बेचोगे तो वो तब भी तुम्हें 100 रुपये ही मिले, तो वो हो जाता है मानक मुद्रा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया गया हो, बहुत ईजी से समझाया हूँ, समझ तो आना चाहिए, ठीक है। गलाने पर क्या मूल्य समान रहे तो वह क्या लाता है, मानक मुद्रा कहलाता है। गैर मौद्रिक कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। अब गैर मौद्रिक कार्य क्या होते हैं कि मान लो सोने के सिक्के हैं आपके पास, 10 रुपये का सोने के सिक्के हैं, आप इसे बेचोगे, आप इससे कोई सामान खरीदोगे तो आपको 10 रुपये का मिलेगा, लेकिन आप उसे गला लो। अब गला को मान लो कोई भी चीज़ पायल बना लेते हो, तो उस पायल की कीमत भी अभी तक कितनी है, 10 रुपये ही है। तो हम गैर मौद्रिक कार्य में हो रहा है, क्योंकि पायल तो मुद्रा रहा ही नहीं, मुद्रा तो आपका सिक्का था, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रतीक मुद्रा क्या होता है। प्रतीक मुद्रा मतलब कि धातु का मूल्य अंकित मूल्य से कम हो, संकेत के रूप में अंकित हो, गलाने पर समान पैसा ना मिले। वर्तमान समय में जो हमें सिक्के देखने को मिलते हैं ना, वो प्रतीक मुद्रा होते हैं। अब समझाता हूँ यहाँ पर। अगर चलो ठीक है, ये मान लो, रुक जाओ रुक जाओ, ये आपके पास कुछ 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है। अब इस 5 रुपये को तुम दुकान में दोगे तो 5 रुपये का तुम्हें सामान मिल जाएगा, पर तुम इसे गला दो तो तुम्हें क्या लगता है 5 रुपये का चीज़ मिलेगा तुम्हें, तो नहीं मिलेगा। वर्तमान में जो हमारे पास जो सिक्के प्रचलित हैं वह प्रतीक मुद्रा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मानक मुद्रा बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। क्योंकि तुम खुद सोचो ना, सोने के सिक्के कितना ज़्यादा चलाएंगे, और लोगों के पास अगर सोने के सिक्के आएंगे तो वो क्या करेंगे, वह खरीद बिक्री कम करेंगे, उसे गला गला का आभूषण ही तैयार कर लेंगे। लेकिन प्रतीक मुद्रा ही चलाया जाता है सभी देशों में ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट हर देश में प्रतीक मुद्रा का ही यूज किया जाता है कि धातु का जो मूल्य है वो अंकित मूल्य से कम होता है। अगर 5 रुपये का ये सिक्का है तो इसका धातु जो है, इसमें मेटल जो है वह 1 या 2 रुपये का होगा, बस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और यही है प्रतीक मुद्रा। असहायक मुद्रा क्या होती है, प्रतीक मुद्रा के ही समान होता है सब कुछ, बस इसकी सहायता के लिए यूज होता है। प्रतीक मुद्रा मान लो 1 रुपये का था, तो सहायक मुद्रा में हम 5 रुपये भी चला दिए तो वह सहायक मुद्रा हो गई। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्त में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्लास लगातार आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आप सपोर्ट दिखाओ, हम नए नए सब्जेक्ट को भी आपके लिए लेके आएंगे।